अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हमने पीपीएससी पास्ट पेपर टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है और उसमें भी पीपीएससी इम्तियाज शाहिद का 100 एडिशन जो आया उसमें लेटेस्ट ट्रेंडिंग पेपर 2024 के उनको हम कर रहे हैं। अभी तक हमने अपने प्रीवियस 6 लेक्चर में मॉडल पेपर नंबर 145 किया और 146 के भी तकरीबन 65 क्वेश्चन कर लिए हैं। हम इन तमाम पेपर को एसोसिएशन के साथ और ट्रिक के साथ कवर कर रहे हैं, तो आप इनको साथ साथ देखते जाएं। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आगे चलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन से आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्यूरीज है, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। विच इज हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी? रिब, स्कल, बोन, टूथ, इनेमल। लेकिन ये टूथ इनेमल, पहले तो बात ये है, आपको पता है हमारे दांतों के ऊपर ना व्हाइटिश कवरिंग होती है, व्हाइटिश कवरिंग। ये वाला जो पोर्शन है ना दांतों के ऊपर व्हाइटिश कवरिंग, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है जी, टूथ इनेमल। आप कह रहे होंगे जी स्कल बोन या की नैप, नहीं, बल्कि ये टूथ इनेमल जो है ये सबसे हार्डेस्ट है। अगर हम हार्डेस्ट बोन की बात कर लेना, तो हार्डेस्ट बोन हमारी बॉडी में है वो फीमर है। फीमर आपको पता होगा, ये हमारे जो है ना थाई बोन भी इसको ना हम कहते हैं। मैं ना आपको इसकी ना शक्ल दिखा देता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास ये थाई बोन है, इसको ना हम फीमर बोन भी कह रहे होते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 18 इंचेस की होती है। ये जो थाई बोन है ना या फीमर बोन कह लें, ये हमारी बॉडी की पहली बात है लार्जेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। दोनों दोनों पॉइंट्स आपने इसके याद रखने हैं। हमारी बॉडी की ये लार्जेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। हमारा मतलब किसी भी इंसान का जितना वेट हो ना, उसी वेट को मल्टीप्लाई कर दें आप 30 के साथ, तो इतना वेट, इतना वजन को बर्दाश्त करने की इस हड्डी में सलाहियत होती है। तो ये हुई हमारी फीमर बोन। अगर हम दूसरी बात कर लें, इसी से ना मिलता जुलता एक सवाल वो कर रहा होता है और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। आपने सुना होगा मैंडिबल। मैंडिबल ये हमारा नीचे वाला जबड़ा नहीं होता, नीचे वाला जबड़ा, जा बोन जिसे कहते हैं, ये भी हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है। लेकिन ये इसमें ना थोड़ी सी वो कह लें, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर रहा होता है, ये फेस गया है। ठीक है, साथ ना फेस मेंशन करेगा। अगर वो ओवरऑल मेंशन करे, जनरल मेंशन करे, तो वो आपकी यही फीमर बोन होगी। लेकिन अगर फेस को मेंशन कर देना, तो वो आपकी मैंडिबल, नीचे वाला जो जा है ना, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट बोन में आ जाएगा। और यही जो आपकी मैंडिबल है ना, मैंडिबल, ये छोटे वाला जबड़ा, तो इसी के ऊपर एक ना मसल होता है जिसे हम कहते हैं मैसीटर मसल, मैसीटर मसल। ठीक है जी, ये मसल भी अलग से पूछ रहा होता है। ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। ठीक है जी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी का मैसीटर मसल। इसकी लोकेशन क्या है? हमारी जो नीचे वाली जा है ना, इसके ऊपर ये मसल होता है, जिसको आपको पता है मोस्टली हम च्यूइंग के लिए या खाने को चबाने के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 67। हिंदू महासभा वाज फाउंडेड इन 1915 बाय मदन मोहन जी। ये जो मदन मोहन है ना, ये पहली बात है, आपने इस पार्टी की डेट याद रखनी है। 1915 में ये पार्टी फाउंड हो रही है। और बेसिकली ये जो पार्टी है ना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपने सुना होगा, इधर सब कंटिनेंट में मेन जमात जो थी 1885 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी। तो ये उसी से ना ये पार्टी स्प्लिट होके बनी थी। और कह लें ये बंदा जिसका इन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है ना, मदन मोहे, ये कह लें इसको फाउंड करने वाला तो ये ही है। लेकिन इसको ना आगे जाके ये कह लें बिल्कुल प्योर, जिसे कहते हैं ना प्योर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाली जो है ना, वो एक बंदा इसमें ना, इनका एक लीडर आता है, उसका नाम याद रखिएगा, विनयक, विनयक सावरकर, SAVARKAR, विनयक सावरकर। ये बंदा जो है ना इस पार्टी में इनका लीडर बनता है। तो ये इस पार्टी की ना आइडियोलॉजी बिल्कुल हिंदुइज्म की तरफ मोड़ देता है। तब से कह लें जी, ये जो पार्टी है ना बिल्कुल हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है। और ये कह लें सेकुलरिज्म या वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म जो है ना, इन सब के ये बहुत ही खिलाफ थी। इसी वजह से ये जो है ना गांधी, आपने सुना होगा गांधी, महात्मा गांधी को ना 1948 में इसी का एक फॉलोवर था, जिसका नाम भी पीपीएससी पूछ रही होती है, नथु राम। आपने नाम सुना होगा, नथु राम जो है ना इसी पार्टी का फॉलोवर था। महासभा पार्टी जो है ना इसी का फॉलोवर था। 1948 में उसने गांधी को मार दिया था। तो ये पार्टी जो है, इसकी आपने फाउंडिंग डेट भी याद रखनी है। और इसका जो मैंने मशहूर लीडर विनयक मैंने आपको बताया। और इसके अलावा जो है बाकी गांधी की 1948 डेट भी आपने याद रखनी है। 30 जनवरी 1948 को नथुराम ने उसको कत्ल किया, जो कि इसी हिंदू महासभा पार्टी का फॉलोवर था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 68। हु ड्राफ्टेड वर्दा स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी? डॉक्टर जाकिर हुसैन।
वर्दा स्कीम, पहली बात तो ये है कि ये वर्दा स्कीम है क्या। देखिए इसे ना नई तालीम भी कहते हैं, नई तालीम भी इसका नाम है, और इसके अलावा बेसिक एजुकेशन जो है ना वो भी इसी को कह रहे होते हैं। वर्धा से, वर्धा जो है ना एक ना जगह का नाम है, इस वजह से ना यहाँ पे कह लें एजुकेशन को लेके ना एक प्रपोजल 1935 में ना गांधी, यहाँ पे ये एक जगह का नाम है वर्धा, वर्धा, तो यहाँ पे ना आया हुआ था। तो इसको एक एजुकेशन का कह लें जी कुरिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें ये था कि एजुकेशन के साथ साथ वर्क, मतलब इनका कहने का सिंपली आप माना ये ले लें कि ये जो है ना ये कहते थे कि एजुकेशन और वर्क ये दोनों ऐसे नहीं। तो इन्होंने ना एक ऐसा कुरिकुलम सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें साथ साथ बच्चों को एजुकेशन भी दी जाती थी और साथ साथ स्किल भी, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग आप कह लें सिंपल जबान में। तो ये 7 से लेकर 14A तक के तमाम जो बच्चे थे ना उनके लिए ये नेसेसरी थी। तो ये जो बेसिक एजुकेशन है ना 1935 में इसका प्रपोजल आता है, और उसके बाद ये जो प्रपोजल गांधी ने दिया है, तो अब इसी की प्रपोजल की जो कह लें बकायदा इम्प्लीमेंटेशन है ना 1938 में एक कमेटी बनाई जाती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है जी, इनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनाती है जिसका काम होता है उसी प्रपोजल पे काम करना मजीद, और इसी वर्दा स्कीम की मजीद कह लें जी इसको इम्प्लीमेंट करना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 69। द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, रशिया। देखें जी पहली बात है यूएन, यूनाइटेड नेशन, देखें इसमें हमारे टोटल जो है ना 15 मेंबर, वो अलग बात कर रहे हैं हम, वो जो 190 193 वो तो इसके ना अलग मेंबर है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना इसका एक अलग इदारा है, वहां पे होता ये है कि 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ये मैं लिख देता हूँ, 5 ये परमानेंट, यही जो ये ना कभी कभार इनका नंबर भी पूछता है परमानेंट मेंबर कितने हैं और नॉन परमानेंट, तो 5 और 10 इसको ना इस तरह भी आपने याद रखना है। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि यहाँ पे यही मेंशन किए हुए हैं, यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, रशिया। अब ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि इन पांचों को वीटो पावर हासिल है, वीटो पावर हासिल है। वीटो पावर का मतलब ये है कि कोई भी कह लें जी बिल बन रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, अगर ये पांचों जो मुल्क है ना जिनके पास परमानेंट परमानेंट कह लें जी ये मेंबर, अगर इनके मफादात के खिलाफ कोई ऐसा बिल हो रहा है तो ये उसको आराम से वीटो कर देंगे, ठीक है जी, उसको वीटो कर देंगे, मतलब वो बिल पास नहीं होगा। तो ये फिर यहाँ से भी वो सवाल बना रहा होता है कि सबसे ज्यादा जो वीटो पावर का इस्तेमाल है वो आज तक किसने किया है, तो वो है जी रशिया, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, ये अलग से पूछ रहा होता है सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया, रशिया ने आज तक किया। तो अब ये कोई भी बिल को ये बनने नहीं देंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे 5 परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में जो कि यूएन का है। अब 10 मेंबर जो होते हैं ना वो होते हैं नॉन परमानेंट, जो कि होते हैं आपके अगले दिन ये सवाल आया हुआ था, उनकी जो कह लें सिलेक्शन होती है वो किस तरह होती है, तो उनकी सिलेक्शन होती है अल्फाबेटिकली, ये आपने अलग से याद रखना, ABCD, मतलब पहले कह लें जी ए से अमेरिका, बी से ब्राजील, तो इस तरह ना इनकी सिलेक्शन हो रही होती है, ये अलग से सवाल पूछ रहा होता है। अभी ये 2025 जो कह लें जी आ रहा है ना, तो इसमें पाकिस्तान भी आ चुका है नॉन परमानेंट मेंबर में ना, पाकिस्तान को भी जापान की जगह, एशिया में ना जापान की जगह पाकिस्तान को भी सिलेक्ट किया गया, तो नेक्स्ट 2 सालों के लिए ना पाकिस्तान इसका भी मेंबर रहेगा। तो ये चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है, बाकी यूएन के बारे में हम बात करेंगे मजीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 70। A woman voice is shriller than a man voice due to high frequency। अब पहली बात तो ये है कि फ्रीक्वेंसी ये है क्या, फ्रीक्वेंसी FREQUEN, देखें पहली बात है फ्रीक्वेंसी ये है कि आपने ना वेवलेंथ सुना होगा, फ्रीक्वेंसी ये दोनों ना पैरेलल चल रहे होते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसका यूनिट है लैम्डा, ये उसका सिंबल है, ये ना सिंबल भी याद रखिएगा, ये अलग से पूछता है, ये ना उसका सिंबल है वेवलेंथ का, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है ना फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्ज होता है, ये साथ छोटा सा जेड लगा देते हैं हर्ट्ज, ये दोनों को ना अलग से यूनिट भी पूछ रहा होता है। तो देखें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को समझ लें तो आपको ना क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी देखें, पहले वेवलेंथ को समझे, ये वेवलेंथ है, ये ऐसे लहरें चल रही होती है ना, तो ये एक कह लें जी आपका क्रस्ट और ये दूसरा क्रस्ट, ठीक है जी, ये एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो ये फासला है ना, ये आपका कह लें जी एक वेवलेंथ है जिसका यूनिट मैंने आपको बता दिया लैम्डा, ठीक है जी। यहाँ इधर से काट लें जी, इधर भी क्रस्ट और इधर भी क्रस्ट, ठीक है जी, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है ना ये आपकी एक वेवलेंथ बनती है, ठीक है जी। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी
ये क्या होगी जी, मतलब आप इधर ना स्पेसिफिक एक पॉइंट काट लें जी। अब क्या होगा जी, आपकी ये वेव लेंथ 1 सेकंड के अंदर अंदर, ये जो गिवन पॉइंट है ना हमारे पास, ये पॉइंट है गिवन पॉइंट कह लें जी। अब आपकी वेव लेंथ जो है इस गिवन पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर आपने देखना जी कितनी कितनी गुजर रही है वेव लेंथ 1 सेकंड के अंदर अंदर इस गिवन पॉइंट से। 1 2 3 4 5 जी, 1 सेकंड के अंदर 5 हमारी जो वेव लेंथ है ना इस गिवन पॉइंट से गुजर रही है। तो ये जो है ना आपकी बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो मतलब 1 2 3 4 5 जो है ना फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये गिवन पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि वुमेन की जो वॉइस है, उनकी वॉइस आपने देखा होगा थोड़ी ना श्रिल कर रही होती है, ठीक है जी। और मैन की वॉइस आपको पता है थोड़ी सी थिक होती है, भारी होती है, मोटी होती है। इसमें वजह क्या होती है, इसमें ना बेसिकली वजह होती है वोकल कार्ड। वोकल कार्ड, वो जिसे हम ना कंडी नहीं कहते, कंडी छोटा सा ना ये फ्लैश का टुकड़ा होता है नीचे, कह लें जी। आपने देखा भी होगा बच्चों को ना, छोटे 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 होते वो मोहल्ले की औरतों के पास ले जाते थे जी, इसको ना कंडी पार गया है, तो उसी को ना हम कहते हैं वोकल कार्ड। वो छोटा सा लमका होता है बॉडी में ना। तो ये ना वोकल कार्ड देखें, असल में इसके ना मैन में जो वोकल कार्ड होते हैं ना, पहली बात है वो लेंथी होते हैं, दूसरी बात है वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है जी। अब जब वोकल कार्ड मैन में थिक भी होंगे और लेंथी भी होंगे तो क्या होगा जी, जब वॉइस प्रोड्यूस होगी ना, वॉइस निकलेगी, तो उन वोकल कार्ड से वॉइस टकराएगी। वोकल कार्ड से ना वॉइस टकराएगी तो वो कह लें जी आपके वोकल कार्ड वाइब्रेट करेंगे लेकिन कम, ठीक है जी, कम करेंगे क्योंकि उनका वेट भी है, फिर वो थोड़े लेंथी भी हैं और थोड़े मोटे भी हैं, तो वॉइस वाइब्रेट करेगी लेकिन औरतों के मुकाबले में बहुत कम। इसी वजह से मैन की जो वॉइस होती है ना वो बड़ी भी होती है, मोटी भी होती है। लेकिन अगर हम इधर औरतों की तरफ आ जाए तो औरतों की वॉइस में यही वोकल कार्ड छोटे भी होते हैं और कह लें जी थिन होते हैं, पतले होते हैं। जिस वजह से जब वॉइस प्रोड्यूस होती है तो जिस वजह से जब वॉइस प्रोड्यूस होती है तो होता ये है कि उस वोकल कार्ड के साथ वॉइस जो है ना वो कह लें जी उसके साथ हिट करती है, तो वो श्रिलिंग की वॉइस आ रही होती है, जैसे सीटी की वॉइस आती है ना, तो इस तरह उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होती है इस वजह से। अब देखेंगे जब आपको फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज का पता चल गया तो सवाल यहाँ से ना एक दो मजीद कर लेते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर मूव करते हैं। देखें सवाल पूछता है जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वुमेन वॉइस इज बिटवीन, तो ये 188 से लेकर 221 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, वुमेन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा होता है कितने, और इसी तरह मैन की जो होगी वो 100 से लेकर 146 हर्ट्ज तक जो है ना मैन की फ्रीक्वेंसी होगी। ये दोनों आपने याद रखना। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि वो बीपीएससी पूछता होता है, लेकिन ये बोल रहा है हमें वॉइस आ रही है तो लिसनर किस तरह आइडेंटिफाई करेगा जी वेदर इट इज द वॉइस ऑफ मैन और वुमेन। तो इसमें मदद करती है पिच। ये सिर्फ आपने ना इसको अच्छी तरह याद कर लेना, इसके बारे में वो काफी ज्यादा पूछ रहा होता है जी, लिसनर किस तरह आइडेंटिफाई करेगा जी वेदर इट इज द वॉइस ऑफ मैन और वुमन। तो पिच के जरिए जो है ना वो डिफरेंशिएशन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 इमाम गजाली के बारे में। इमाम गजाली वाज बर्न इन, देखें जी इमाम गजाली ईरान में पैदा हो रहे हैं। ईरान में भी अगर खास करके इनका सूबा खुरासान है, और खुरासान में भी हम मजीद अगर चला जाएं तो तूस, ये शहर है इनका, तूस कस्बा है जहाँ पे ये पैदा हुए हैं। इसी वजह से आपने ना सुना होगा इनके बारे में वो सवाल कर रहे होते हैं जी, ये कौन से बादशाह के दरबार में रहे हैं इमाम गजाली, तो निजामुल मुल्क तूसी, तूस से तूसी, ठीक है जी। इनके जो है ना ये निजामुल मुल्क साहब का भी आपने नाम याद रखना, इनके बारे में अलग से पूछ रहा होता है। अगर हम इनकी पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं तो नाम इनका मोहम्मद है, मोहम्मद इनका नाम है। अबू हामद इनकी कुनियत है, और लकब जो है ना इनका जैनुद्दीन है। ये आपने याद रखना है, पूछ रहा होता है, लकब जैनुद्दीन है इनका। और पैदाइश इनकी 450 हिजरी, 450 हिजरी में। इनकी ना वफात आपने याद रखनी है, पैदाइश याद रखें या ना रखें, 505 हिजरी, क्योंकि जो पैदाइश होती है ना उसमें मोस्टली इख्तलाफ होता है, लेकिन जो वफात होती है ना उसमें इख्तलाफ नहीं होता है। इस वजह से ना अक्सर वो पूछ लेता है जी इनकी वफात के बारे में। फिर इनकी अगर हम कह लें जी किताबों की तरफ आ जाते हैं, जो कि इधर उर्दू पोर्शन में भी पूछ रहा होता है और इस्लामिक स्टडी में भी पूछ रहा होता है, तो अल मुनकाजु मिनद दलाल बहुत ही मशहूर इनकी किताब है, अल मुनकाजु। ये असल में ना इस वजह से ये बुक पूछ रहा होता है क्योंकि ये जो इनकी किताब है ना अल मुनकाजु मिनद दलाल, इनकी पूरी लाइफ के तजुर्बात का आईना है इसमें। तो इस वजह से ना वो पूछ रहा होता है कि ये किसकी किताब है, अल मुनकाजु मिनद दलाल, इमाम शाफी इनकी है। अच्छा, शाफी से मुझे याद आ गया, इनका ना मसलक भी आपने याद रखना है, शाफी उल मसलक थे ये इमाम गजाली साहब जो है ना। फिर इनकी तसव्वुफ पे सबसे बहुत ही कह लें जी माया ना तसनीफ है, आपने सुनी होगी अहयाउल उलूम, ये पढ़िएगा, सूफीज़्म पे बहुत ही कमाल की इन्होंने लिखी हुई है अहयाउल उलूम। इसके अलावा कीमिया सआदत इनकी किताब है, मुकाशफातुल कुलूब इन्हीं की है। इसके अलावा तहाफतुल फलासफा, ठीक है जी, ये सारी किताबें इनकी है।
और लास्ट में इनकी एक मजीद किताब मैं आपको बता देता हूँ, मिनहाजुल आबिदीन। ये बहुत ही किताब पूछता है, मिनहाजुल आबिदीन किताब किसकी है? तो ये सारी किताबें जो है ना आपने इनकी याद रखनी है। इक्तिसाद फिल एतिकाद, ये लास्ट किताब है इनकी, आपने याद रखनी है, इक्तिसाद फिल एतिकाद। ये सारी किताबें आपने इनकी पैदाइश वफात सारा कुछ आपने इनके बारे में याद रखना है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 72। विच प्लान वाज यूज टू ड्रॉप अटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा? देखें जी, ये जी पॉइंट 29, ये ना हमारा सवाल क्लियर होगा, लेकिन सवाल आप कह लें जी जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होने, आपको 10 दफ़ा पढ़ लें, 1000 दफ़ा पढ़ लें, आपने दोबारा उसको रट्टा लगाना है, तो उस रट्टे का कोई फायदा नहीं होना जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने। तो एक दफ़ा ही पढ़ लें, अच्छा पढ़ लें, एसोसिएशन के साथ, ट्रिक के साथ पढ़ लें, ताकि आपको चीज़ें याद रहें और इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें आपकी हेल्पफुल रहेंगी। देखें जी, आपको पता है वर्ल्ड वार टू जो है ना 1939 में, ये थोड़ी सी ना हम सिर्फ बात करेंगे, इसी पॉइंट पे मैं लेके आऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड वार टू जो है ना इसके बारे में हम अलग से बहस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी ना मैं आपका सियाको सबाब बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बात ये है कि आपको पता है 1939 में होता ये है कि आपकी वर्ल्ड वार टू जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, और 1945 में आपकी वर्ल्ड वार टू जो है ना वो खत्म हो जाती है। एक तरफ आपकी सेंट्रल पावर है जी, सेंट्रल पावर है, उस सेंट्रल पावर में ना आपका ये जर्मनी आ जाएगा, जर्मनी, इसके अलावा ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर आ जाएगी, इसके अलावा आपका ये जापान आ जाएगा। ठीक है जी, ये सेंट्रल पावर में सारे आ जाएंगे। अगर हम अलाइड पावर की बात करें, उधर यूके आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, रूस आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, ये सारे जो ममालक है ना आपके इधर अलाइड पावर में आते हैं। अब जंग जैसे भी हुई उसके बारे में हमने बहस नहीं करनी, होता ये है जी कि आपका जो है ना पहले पहले तो ये जो सेंट्रल पावर थी ना जर्मनी जिसका मेन था, ये बहुत ही कह लें बहुत ही जल्दी कह लें आधे से ज्यादा यूरोप पे ना कब्जा कर चुका था। जो क्या नाम है उसका, जर्मनी जर्मनी का चांसलर जो है ना बहुत जल्दी ही उसने ना इस पे कब्जा करके ना आधे से ज्यादा इसने कह लें जी कब्जे में ले लिया। और सबसे पहले वो पूछता भी है जी कि इसने किस पे हमला किया था? पोलैंड। ठीक है जी, पोलैंड पे आपने याद रखना, पोलैंड पे हमला करके ना इसको गजब कर लेता है और आगे फिर सारी वो जंग चलती है, उसके बारे में हमारी बहस नहीं। हम ना इधर अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। विच प्लान वाज यूज्ड टू ड्रॉप एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा? देखिए जी, अब होता यह है कि जर्मनी जो है ना आपका सरेंडर कर देता है, लेकिन जापान जो है ना वो आपका सरेंडर नहीं कर रहा होता। ठीक है जी, होता फिर ये है कि फाइनली जो है ना इनका ना जब तक यूएस का प्रेसिडेंट था, नाम इसका ना याद रखिएगा, रोजवेल्ट। ठीक है जी, रोजवेल्ट जब तक रहना 1945 तक, फेब 1945 फेब तक जो है ना ये रहता है, तब तक कह लें जी ये अटॉमिक बम के ना खिलाफ था कि जापान पर अटॉमिक बम का इस्तेमाल किया जाए। जैसे इसकी वफात होती है तो फेब 1945 को इनका प्रेसिडेंट आ जाता है हैरी ट्रूमैन। ठीक है जी, इस बंदे का आपने नाम याद रखना है, हैरी ट्रूमैन। ये बंदा आ जाता है और ये दे देता है जी आर्डर। ठीक है जी, थॉमस उस वक्त ना, थॉमस हैंडी, ये ना उस वक्त इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं। तो इसको ये आर्डर देता है 25 जुलाई को, 25 जुलाई को ना ये ऑर्डर दे देता है कि इनके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी, अब जैसे ही हैरी ट्रूमैन साहब ऑर्डर देते हैं तो बम गिराए जाते हैं, हैरी 6 अगस्त को, और एक है 9 अगस्त को। 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा पे गिराया जाएगा और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया जाएगा। इस पे जो है वो लिटिल मैन है, बम का नाम भी आपने याद रखना है, और इसका जो है वो ये जो नागासाकी पे है उसका नाम है फैट बॉय। ठीक है जी, ये दोनों आपने याद रखना। देखें पीपीएससी आज तक यही पूछता आया, लेकिन ये देखें ये जो सवाल इसने पूछा हुआ है ना, इसने उस बम का नाम पूछ लिया जी, एटॉमिक बम जिस जहाज से गिराया जा रहा है उसका नाम बता दें, तो बोइंग 29। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। फिर आपसे ये भी पूछ लेता है जी जो अमेरिका का ग्रुप एयर एयर कह लें जी, एयरफोर्स का जो ग्रुप इसको कमांड कर रहा था उसका नाम भी बता दें, तो 509 कंपोजिट ग्रुप। ठीक है जी, ये 509 कंपोजिट ग्रुप, ये ना उस ग्रुप का भी नाम याद रखना है। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लेगा। ठीक है जी, आप जब बम गिराते हैं तो आपको पता है तकरीबन लाखों लोग बेचारे मर जाते हैं। और अमेरिका जो है ना, ये जो एटॉमिक बम इसका ना, अच्छा ये हमारा ना टॉपिक कवर हो गया। अब ना इसी से मिलते जुलते हम थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं। देखें जी, अब जैसे ही जापान पे इन्होंने बम गिराया, जापान जो है ना सरेंडर कर देता है 6 दिन बाद। 15 अगस्त बन जाएगी, 15 अगस्त। अलग से पूछ रहा होता है जी जापान कितने दिनों बाद एटॉमिक बम गिराने के सरेंडर कर देता है, तो 6 दिन होंगे और 15 अगस्त डेट हो जाएगी, सरेंडर कर दिया। अब बकायदा फिर वो पूछता है जी वर्ल्ड वार टू खत्म कब फिर बकायदा हुई है, जापान सरेंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन कब करता है, तो ये है 2 सितंबर। 2 सितंबर को आपकी वर्ल्ड वार जो है ना 1945 को बकायदा आपकी वर्ल्ड वार टू खत्म हो जानी है। ये सारी डेटें आपने याद रखनी है, क्योंकि इनके बारे में वो वक्तन फवक्तन पूछ रहा होता है। फिर ये क्या नाम है, इस जर्मनी की भी आपने डेट याद रखनी है। वो पूछ रहा होता है जी जर्मनी कब सरेंडर करता है, तो जर्मनी की डेट जो है 1945 डेट है जर्मनी की। और
ये आपका जो क्या नाम था, 8 मई, 8 मई, ये ना डेट आपने इसने ये डेट याद रखनी है, 8 मई 1945। ठीक है जी, ये वाली जो डेट है ना आपने इसकी याद रखनी है, क्योंकि आपसे अलग से ये भी पूछता है जी जर्मनी, देखें ये अलग से पूछता है जी सबसे लास्ट में किसने सरेंडर किया, तो जापान ने, मैंने आपको पूरा बता दिया, जापान सबसे लास्ट में सरेंडर कर रहा है, और जो है उससे पहले जर्मनी जो है ना वो पहले सरेंडर कर गया था 8 मई 1945। ठीक है जी, 8 मई 1945 को जर्मनी सरेंडर कर रहा है। बाकी सारी चीजें मेरे ख्याल से इसके बारे में मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये देखें इसका ना यूएस का ये भी पूछ रहा होता है कि यूएस वर्ल्ड वार 2 में एंटर कब हुआ है, तो 1941 में, ये डेट आपने याद रखनी है 1941 में। ये जो है ना इसका हवाई आपने स्टेट पढ़ी होगी, इसकी 50 स्टेट है, ये मेन लैंड से ना बाहर है, इसकी पैसिफिक ओशन में ना जजायर का मजमू है हवाई। तो वहां पे ना इसकी एक बंदरगाह है, वहां पे ना ये कह लें जी जापानी अटैक करते हैं, जिस वजह से उसको काफी नुकसान होता है, तो फिर बकायदा जो है ना यूएस यहाँ पे एंटर होता है वर्ल्ड वार 2 में, और उसके बाद जो है ना अलाइड पावर बकायदा जंग जीतना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ से ना एक सवाल बनता है, उस वक्त आपको पता है यूके और यूएस दोनों, यूएस ये जो यूके था ना उस वक्त चल रहा था सुपर पावर, तो इन दोनों के दरमियान, यूके और यूएस के दरमियान एक माहदा होता है जिसे कहते हैं क्यूबिक, QUBEC, क्यूबिक, ये ना जापान का एक शहर है, जापान का नहीं सॉरी कनाडा का, कनाडा का ना एक शहर है, यहाँ पे ना ये माहदा होता है, तो इसी शहर की मुनासबत से ना इसको नाम दिया गया क्यूबिक एग्रीमेंट। इस दोनों के इस माहदे में होता ये है 1943 का ना सन भी याद रखिएगा, 1943 में ये होता है। तो इसमें बकायदा ये तय करते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वार इनके, आफ्टर कह लें जी जंग इन केस ऑफ विक्ट्री, हम दुनिया को किस तरह दोबारा से रीबिल्ड करेंगे, आपस में कॉपरेशन कैसे करेंगे, ये और वो, ये मतलब आपस में सारा कुछ करते हैं। इसी से मिलता जुलता आपको पता, फिर वो पूछ रहा होता है जी अमेरिका ने यूरोप को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए ना कौन सा प्लान दिया है, मार्शल प्लान। ठीक है जी, ये इसी तरह इसी से मिलती जुलती वो कड़ी मिला के ना पूछ रहा होता है कि जिस तरह आपको पता है चाइना इधर पाकिस्तान में सी पैक, पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए सी पैक मनसूबा लेके आया, और इसी को उसी के साथ कंपेयर करके पूछता है जी दोबारा से यूरोप को रीडेवलप करने के लिए यूएस कौन सा इकोनॉमिक प्लान देता है, तो उसे हम कहते हैं मार्शल प्लान। तो ये सारी एसोसिएशन आपने इसके साथ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 73 क्वेश्चन है हमारे पास। कीबोर्ड इज यूज टू एंटर अल्फाबेट एबीसी टेक्स्ट करैक्टर सिंबल वगैरह सारा, तो ये सब सब के लिए ना हम कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कीबोर्ड का ना देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपके ना कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। ये देखें जी हमारे पास कीबोर्ड है, इसकी ना सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली जो है ना F1 से लेकर F11 तक, ये जो है ना आपने कीज याद रखनी है, फंक्शनल कीज इनको कहते हैं। पूछता है जी F1 से लेकर F11 तक जो कीज है उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल कीज कहते हैं। F1 F2 इन सब के अलग अलग फंक्शन है जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ आज आप इनको ना सिर्फ इनकी थोड़ी बातें पहचान कर लें। इसके बाद ये आपकी एस्केप की है, ये आपकी आर्ट की है, विंडो की है, कंट्रोल की, ये तीनों की आप लोकेशन देख लें। इसके अलावा ये जो है ना ये पूछ रहा होता है जी, इनको ना एरो की भी कहते हैं और इनको डायरेक्शनल की भी कह रहे होते हैं। ठीक है जी, ऊपर नीचे के लिए, इधर उधर राइट लेफ्ट जाने के लिए हम ये की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये सारी जो की है ना इनको आप न्यूमेरिक पैड कह रहे होते हैं, और ये नेविगेशनल हैं, और बैक स्पेस इधर ही ना डिलीट का बटन है। तो ये सिर्फ आप इनको थोड़ा बताएं, इनका तारुफ समझ ले, मजीद हम इनके बारे में ना बहस मजीद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 74। गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर आर नेचुरल एंड कोइनेज मेटल। देखें जी कोइनेज मेटल है, ये कोइनेज मेटल असल में ना ये ग्रुप ऑफ मेटल है जिसको ना हम कॉइन बनाने के लिए ना हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कॉइन कॉइन की वो कह लें अलग से कंपोजिशन पूछ रहा होता है कि कॉइन बनाने के लिए किस किस चीज की कंपोजिशन इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी चीजें मिलकर कॉइन बनाती हैं। तो ये आपकी बन जाएंगी, कॉपर आ जाएगा जिससे CU भी आप अलग से लिख रहे होते हैं, और सिल्वर जिसका AG पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर है, और इसके अलावा गोल्ड है जैसे AU भी हम लिख रहे होते हैं। ये अलग से आपने तीनों को ना याद रखने हैं, पूछ रहा होता है। तो इन तीनों की ना कंपोजिशन मिलके ना हम कॉइन बना रहे होते हैं। और फिर ये जो तीनों है ना इनके बारे में आपने ये भी याद रखना है, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 11 के मेंबर है, ना रेडियो एक्टिव मेंबर है, ये भी आपने याद रखना है ग्रुप 11 के, ये भी पूछ रहा होता है। लास्ट इसके इसी से मिलता जुलता ना मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, ये जो कॉपर है ना इसके साथ पूछ रहा होता है ब्रोंज। ब्रोंज जो है ना, ब्रोंज को अगर हमने बनाना हो तो ब्रोंज की कंपोजिशन में ये कॉपर के साथ कौन सा अलाई होता है, किसको मिलाते हैं तो आपके पास ब्रोंज फॉर्म होता है। तो कॉपर को आपने मिलाना है टिन के साथ, ठीक है जी, TIN इसके साथ मिलाएंगे तो आपकी ब्रोंज फॉर्म हो जाएगी। और इसी से आपको पता है ये तकरीबन 3000 BC पहले इसी से कोइने वगैरह सिक्के वगैरह जो है ना इसी से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 75 क्वेश्चन है हमारे पास। द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू राजा ऑफ जम्मू गुलाब सिंह फॉर 6.5 या 7.5 मिलियन। देखें जी ये तो बहुत लंबी कहानी है, और थोड़ी सी हम इसके बारे में ना बात कर लेते हैं। देखें सिख जो है ना, सिख डिनेस्टी 1799 से चलती है और 1849 तक ना ये रहती है। और पहले इसके जो राजा ना महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही मशहूर हैं, गुजरात रीजन गुजरांवाला रीजन के थे। तो
होता ये है जी, 2 जंगें हुई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की ना ब्रिटिश की सिखों के साथ। फर्स्ट एंग्लो सिख वार है और सेकंड एंग्लो सिख वार है। पहले जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है ना, 1845 से लेकर 1846 तक होती है, और रिजल्ट ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो जीत जाती है। अब एज अ तैवान वो इन पे कह लें काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, और इनको कहते हैं जी आप अपनी आर्मी का साइज जो है ना वो भी रिड्यूस करें। और इन पे कश्मीर का, ये जो सारा हमारा इलाका है ना कश्मीर का, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, वो जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाती है। अब यहाँ से ना आपने 2 ट्रीटीज समझनी है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा होता है। देखें जी, 2 ट्रीटियाँ हुई हैं, एक ट्रीटी ऑफ लाहौर है और एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। दोनों ट्रीटियाँ बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखें, फर्स्ट एंग्लो सिख वार जब होती है ना, तो उसके बाद जब ये जीत जाते हैं अंग्रेज जंग, तो ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ लाहौर हो रही है 9 मार्च 1846 में। 9 मार्च 1846 में, 9 मार्च ये डेट याद रखिएगा। अब इस ट्रीटी के तहत होता ये है कि ये जो सिख है ना, कश्मीर का सारा इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत। ठीक है जी, ये बात खत्म हुई। इसी के बाद ये 9 मार्च को हो रही है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होगी 16 मार्च को। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो रही है 16 मार्च को। ठीक है जी। अच्छा, अब ये ट्रीटी में होता ये है कि ये जो गुलाब सिंह था ना, ये रंजीत सिंह का था गवर्नर। ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी अंग्रेजों के साथ अच्छी भली थी, तो अंग्रेज जो है ना, इनको रूस की तरफ से भी काफी खौफ था कि रूस कहीं इस पे कब्जा ना कर ले। तो उन्होंने कह लें जी, इसको ना गुलाब सिंह, ये ना रंजीत सिंह का गवर्नर था, कह रहे हैं जी इसका बंदा था, सारी आर्मी जो थी ना इसी के अंडर थी, तो इसको ना ये भेज देते हैं 7.5 मिलियन में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसको कहते हैं। तो गुलाब सिंह जो है ना, ये कश्मीर अब इसके कब्जे में आ जाएगा। अब यहाँ से आपकी डायनेस्टी चलेगी जिसे आप कहेंगे डोगरा राज, जिसके बारे में ना वो सवाल, डोगरा राज डायनेस्टी चलेगी जिसके बारे में वो सवाल कर रहा होता है जी, फर्स्ट राजा ऑफ डोगरा राज। तो यही जो है ना गुलाब सिंह पहला इसका राजा बन जाएगा। और इसी के बारे में वो फिर लास्ट में पूछ रहा होता है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो डोगरा राज का उस वक्त कौन सा राजा चल रहा था, तो वो था हरी सिंह। ठीक है जी, ये दोनों आपने राजों का भी नाम याद रखना है। और दोनों ट्रीटीज ऑफ लाहौर जो है वो पहले हो रही है 9 मार्च को, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि 16 मार्च को हो रही है। ये दोनों ट्रीटीज आपने याद रखनी है। फिर पूछ रहा होता है जी, जब ये सिख डायनेस्टी खत्म हुई है 1849 में, तो इस वक्त इनका महाराजा कौन था, तो दिलीप सिंह। इसका ना आपने याद रखना, छोटा सा था, सारे मैटर जो थी ना ये गुलाम सिंह डोगरा साहब यही इनको मैनेज कर रहा होता था। तो फिर जी हम इसी से रिलेटेड एक दो सवाल कर लेते हैं। अब फर्स्ट एंग्लो वार भी ये सिख हार गए हैं, और कह लें कश्मीर इनके कब्जे से चला गया। दूसरी सेकंड एंग्लो वार जब कह लें जी होती है, और ये भी ये हार जाते हैं। जब ये हारते हैं तो सिक्स डायनेस्टी खत्म। दलीप सिंह को भी ये कह लें जी इधर बरतानिया में ले जाते हैं, और इससे जो कोहे नूर हीरा, जो कि आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला से उसने नादिर शाह ईरानी ने छीना था, तो अब इससे भी ये छीन के ना दलीप सिंह से ये छीन के ये जो है ना अपने पास ले जाते हैं। तो वो पूछ रहा होता है जी, लास्ट टाइम किसके पास ये कोहिनूर का हीरा जो है ना वो किसके पास रहा है, तो इनके पास रहा है। अब कह लें जी सिक्स डायनेस्टी जो है ना 1849 में आपकी खत्म हो जाती है। और जंग का भी पूछता है, कौन सी जंग के नतीजे में, गुजरात जंग, ये जंग का नाम याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के दरमियान जो जंग हुई है ना गुजरात और सिक्स डायनेस्टी का, यहाँ से खात्मा हो जाता है। तो अब क्योंकि इनका जो कैपिटल था